की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी हम लोग इस तरह के थंबनेल देख चुके हैं अपने चैनल पे, जिसमें कि एक ही वीडियो में था, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं या जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इनमें हो क्या रहा है कि लंबी लंबी वीडियो होती जा रही है। इसीलिए 10-12 केमिकल रिएक्शन है जिनको कर पाना मुश्किल था एक ही वीडियो में। तो इसके लिए हमारे पास लगभग 3 कैटेगरी में वीडियो बनाना पड़ा हमें। तो 3 कैटेगरी में जो बनाना पड़े, तो आज हम प्रयास करेंगे कि ये लास्ट हो जाए केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में। तो फिलहाल हम लोग पिछली क्लास को थोड़ा सा देखते हुए अगर हम चलेंगे, तो पिछले क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त किए और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, शायद वाइट आप लोग को ठीक से दिखता नहीं होगा, रेड और येलो ले लेते हैं। टाइप्स का अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन का, तो पहला हम लोग पढ़े थे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण। दूसरा हम लोग पढ़े थे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा यदि हम लोग बात करें, तो तीसरा हम लोग पढ़े थे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चौथा हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अवक्षेपण अभिक्रिया। पांचवा अगर हम देखें, तो पांचवा हम लोग पढ़े थे एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। एकल विस्थापन अभिक्रिया। छठा हम लोग देखें, तो छठा पढ़े थे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। और सब हम लोग आगे पढ़े थे ढेर सारी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ में द्विक विस्थापन अभिक्रिया को ही हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जो सब नहीं देखे हैं वीडियो, वो सब जा करके ये पिछले क्लास देख करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। और मेरा मानना है शायद इनको आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा, जितनी भी चीज़ें पीछे के वीडियो में है। और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, एक लाइन से सारी चीज़ या लेक्चर जितने भी है एक लाइन से दिया हुआ है, तो उन्हें आप लोग देख करके सीख सकते हैं। आज की क्लास की यदि हम लोग बात करें, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के पास से। समझने का प्रयास करेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है प्रकृति में जो कि किसी विशेष स्थिति में ही संभव है, अन्यथा वो संभव नहीं है। जैसे भोजन का बनना, पेड़ पौधा जो भोजन बनाते हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में केवल बना सकते हैं, बिना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संभव ही नहीं है। आगे अगर हम देखें, तो कुछ ऐसी घटनाएं जो कि विशेष स्थिति में ही संभव है, जैसे हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का बनना। इसके लिए उत्प्रेरक के रूप में आयरन और वर्धक के रूप में MO का रहना बहुत ही जरूरी है, बिना इनके संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित हो सकता है। अगर प्रकाश वहां पर ना रहे तो ये घटना घटित नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होती है जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हम लिख करके लाए हुए भी हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो
प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती है। प्रकाश की उपस्थिति में, वैसे ये घटित हो ही नहीं सकती है, ओनली इसे सनलाइट चाहिए। जब तक सनलाइट के जगह पे अगर कोई ऐसी घटनाएं हैं उनके दूसरी लाइट जैसे कि ट्यूब लाइट और सब कोई लाइट की ज़रूरत हो, तो इस स्थिति में भी कुछ अभिक्रिया घटित हो सकती है, पर मैक्सिमम जो अभिक्रियाएं होती हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो उनमें सूर्य प्रकाश ही चाहिए। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होती है। तो आप लोग इतना याद रख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, अगर हम देखें प्रकाश, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, यदि हम लोग हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को किसी पात्र में लेकर के मिला करके या दोनों गैस को मिक्स करके अंधेरे घर में रख दें, जैसे अंधेरे घर में रख देंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर H2 को और क्लोरीन गैस को हम लोग अंधेरा में मिक्स करके रख दें, अंधेरा में, तो भाई यहाँ नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, हो ही नहीं सकती कोई अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये अंधेरा में है। तो अभिक्रिया जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल करके कुछ जो नए पदार्थ बनाएंगे वो कब बना सकते हैं? इनके लिए प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। जैसे ही इसे या इनके मिक्सर को हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में लेके आएंगे, जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे तो ये अभिक्रिया करके 2HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आसानी से बना देंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये मिल सकता क्वेश्चन बना के कि हाइड्रोजन गैस एवं क्लोरीन गैस को मिक्स करके अगर अंधेरे में रख दिया जाए तो अभिक्रिया होगा या नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं। या क्वेश्चन ऐसे बना करके पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को के मिक्सचर को कहाँ रखें कि दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाए? तो इसका सिंपल आंसर होंगे प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिक्स करके रख रहे हैं तभी हमारे पास बन सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अन्यथा यह संभव नहीं है। जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस एवं क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में रखने पर किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है, उसे हम यहाँ लिख चुके हैं। H2 + Cl2 अंधेरे में जैसे ही रखे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जो ही प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो यह अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में जैसे लाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CH2HCl का निर्माण हुआ। इस प्रकार आप लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला रिएक्शन होगा ऑक्सीकरण अवकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑक्सीकरण अवकरण, समझने का प्रयास करेंगे ऑक्सीकरण अवकरण को। ये ऑक्सीकरण अवकरण आपको केवल 10th में ही नहीं, 11th 12th इससे आगे भी आप देख सकते हैं, और हमारे वास्तविक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का बहुत उपयोगी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण रिएक्शन एंड अवकरण रिएक्शन। ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण। इसका अर्थ ये हुआ ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण का अर्थ हो रहा है ऑक्सीजन का संयोग, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन जाकर के जुड़े। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ रहा है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। या नहीं तो उसमें हाइड्रोजन का वियोग होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग। ये दो कंडीशन जैसे ही हम देखेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना,
अगर ये दोनों कंडीशन में कोई भी हम एक कंडीशन भी देख रहे हैं तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, कॉमा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पूर्ण विराम हटा देंगे तो कॉमा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के ये बातें कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कार्बन में यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन में जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी क्लियर हो चुकी होगी। इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम लोग देख सकते हैं या ऊपर में जो रिएक्शन लिखा हुआ उनको हम लोग लाइन में लिखे हुए स्टेटमेंट में वो देख सकते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, देख रहे हैं कार्बन से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया से हम लोग समझेंगे कि यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये स्टेटमेंट क्लियर है। तो ऑक्सीकरण के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अवकरण, रिडक्शन, रिडक्शन के बारे में समझेंगे कि रिडक्शन क्या होती है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग, जस्ट कहा जाए तो ऑक्सीकरण का अपोजिट होता है। ऑक्सीकरण का अपोजिट जिस अभिक्रिया में हो रही है वो अवकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण का अपोजिट का मतलब इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था तो इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन का वियोग, और इसमें संयोग किसका होगा तो हाइड्रोजन का संयोग। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का वियोग होता है वह अभिक्रिया अवकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का संयोग और हाइड्रोजन का जो संयोग हो रहा है तो ये अवकरण अभिक्रिया है। इन्हें हम थोड़ा सा शॉर्ट कर ले। देख सकते हैं यह इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है अतः यह अवकरण अभिक्रिया है। और एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का भी संयोग हो रहा है। कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अर्थात अवकरण और ऑक्सीकरण लगभग ये प्रक्रिया साथ साथ होती है, और जिस अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन पॉइंट नहीं बने होंगे लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को लिखा सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, दोनों साथ साथ होता है, कॉमा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे
H2 प्लस O2 डेट गिव्स H2O। 2H2O बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार से जो हम लोग देख रहे हैं 2H2 प्लस O2 डेट गिव्स 2H2O, ये अभिक्रिया जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का यहाँ पे संयोग, दोनों एक दूसरे का संयोग हो रहा है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती है उनको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी तक हम लोग कुल मिलाकर जो पढ़े हैं आज की क्लास में वो 4 टॉपिक पढ़े हैं: प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स रिएक्शन। चारों चीज़ों में रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात 4 का 4 सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा उनका, हाँ यहाँ पर हम लिख करके भी लाए हुए थे, ध्यान नहीं गया, यहाँ पर लिख करके भी लाए थे। एक रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं CuO प्लस H2, तो यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर के पास से हट गई है। ऑक्सीजन जब कॉपर के पास से हटी तो हाइड्रोजन के पास आ गया, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया होंगे? तो अवकरण अभिक्रिया होंगे, अवकरण अभिक्रिया। ये बातें क्लियर है? ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अवकरण अभिक्रिया। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। ये लगभग ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा है, हमेशा या लगभग हमेशा साथ साथ होती है, अतः इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक ना? अगर कोई पूछेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती है उन्हें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं CuO प्लस H2 डेट गिव्स Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का तो वियोग हुआ है, लेकिन वो जा करके मिला किनसे? हाइड्रोजन से। इसका मतलब हम तो ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ, ऑक्सीजन का कॉपर के साथ या कॉपर से वियोग हुआ है, अतः यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ दिख रहे हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ हो रही है। जब साथ साथ हो रही है तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या ये बातें क्लियर हैं? ये बातें क्लियर हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग देखें तो लगभग सारे रिएक्शन जो है खत्म हो चुका है। एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे या मौखिक रूप से बताना चाहें तो बता सकते हैं, या आप लोग खुद जब पढ़े हैं सारी चीज़ को समझे हैं तो खुद से रिवीजन करेंगे अपने आप में। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक संभव नहीं है सीखना। कोई भी चीज़ बिना रिवीजन का संभव नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप बोलिएगा कि मेरा कोर्स खत्म हो गया अब सारी चीज़ बेस्ट होंगे, भाई नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं है। रिवीजन जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी का मतलब हम यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर आप छोटा से छोटा काम भी कर रहे हैं ना तो उनमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत रिवीजन किए हैं। सबसे ज़्यादा रिवीजन तो हम लोग क्रिकेट के समय करते थे। जिस समय क्रिकेट खेलते थे, क्या बात है, ये क्रिकेट की बातें पुरानी बातें याद आ जाती है कभी कभी, पर क्रिकेट के समय हम लोग बहुत रिवीजन करते थे। जिस दिन कहीं पर कोई बड़ी मैचें होती थी तो हम लोग सवेरे जगते थे। मेरे टीम के कप्तान हुआ करते थे, कप्तान साहब अभी नहीं है, सवेरे जगाते भी थे। जाते थे एक खुले मैदान में घूमने के लिए, घूम करके वहाँ पे पूरे बॉडी स्ट्रेच चेक करते थे। ख़ास तौर पे हम बॉलिंग किया करते थे तो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। तो खैर कोई नहीं, प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट भी अच्छा होता था। अभी हम लोग से कोई बॉलिंग करवा ले, कहाँ फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा, कभी कभी तो बैट्समैन के मुंह के ऊपर भी चले जाएगा। तो अभी ठीक नहीं है क्योंकि रिवीजन में नहीं है। हाँ फिर रिवीजन करेंगे अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ होती है रिवीजन। पढ़ाई से हमेशा रिवीजन है, सब चीज़ की पढ़ाई नहीं छोड़े तो आज यहाँ पढ़ें, नहीं तो आप लोग जानते हैं जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ से आते हैं, पढ़ाई कब का छूट चुका होता है।
बहुत मुश्किल से पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि सारे चीज़ को छोड़िए, उतनी बातें नहीं सोचनी है, आपको रिवीजन करना है। अब चाहे हमसे पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, खुद से किताब उल्टा के पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बातें हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो पढ़ाए गए ना उनका रिवीजन कीजिए। बिना रिवीजन का कुछ भी आपके पास रहने वाला नहीं है। और आप चाहिएगा कि हम बिना रिवीजन किए हुए हम अच्छे कर लेंगे, भाई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। एक बार पढ़ करके आप कोई 30 मार्का नहीं है कि एक ही बार में सारी चीज़ें हो जाएगी। एक बार देखें सब चीज़ रोबोट के जैसे आगे बढ़ने में नहीं होगा। आप एक चीज़ को कई बार रिवीजन करेंगे और शॉर्ट बनाएंगे, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे तो ही संभव है। शॉर्ट नोट से हमें याद आया कि आपकी जो ये क्लास है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, इनका हम लोग 1 शॉट क्रिएट कर रहे हैं। तो हो सके कि कल के क्लास में होगा तो 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी पूरे चैप्टर का, या नहीं तो कल के क्लास में हम लोग 1 शॉट रख लेते हैं, या नहीं तो कल या परसों, दोनों का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों क्लास में हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। दोनों क्लास में 2 चीज़ें होगा। पूरे क्लास का हम 1 शॉट बनाएंगे, पूरे क्लास का 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। या नहीं तो ये होगा, ये तो होना ही हो, चाहे कल हो या परसों हो, बनाएंगे जरूर। दूसरा जो होगा एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन करवाएंगे। ये चीजें। तीसरी चीजें, जो भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण से जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे, सारे पिछले वर्ष का प्रश्न करवाएंगे, पिछले 5 वर्षों का सारे प्रश्न आपको 2 सेट में मिलेगा। एक मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव का अलग कर देंगे, ऑब्जेक्टिव का अलग कर लेंगे, सब्जेक्टिव का अलग कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव का अलग बनाएंगे और सब्जेक्टिव का अलग बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो जो बातें था चैप्टर में लगभग हो चुकी हैं। अब ये थोड़ी सी बातें हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण के क्या प्रभाव हैं। अगला जो होगा टॉपिक वो होगा दहन के बारे में, तो वो आज ही हम लोग खत्म कर लेंगे, सारी चीज़ हो जाएगी। तो कल के क्लास में या तो आपके लिए 1 शॉट वीडियो होगा विद्युत बार बार आ रही है, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, दूसरा एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन। ये दोनों में से कोई एक कल हो सकता है। अगले क्लास में जो होंगे ये दोनों खत्म होने के बाद पिछले 5 वर्षों का प्रश्न उत्तर करवाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो पिछले साल का आएगा दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके करवाएंगे। तो ये काम करवाएंगे। तो आप लोग देख भी सकते हैं, दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी तो मस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर एनसीईआरटी को आप अच्छे तरीक़ा से एक एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि दुनिया की कोई ऐसी पब्लिकेशन का बुक नहीं है जिसको मतलब आपको पढ़ करके कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम निकालना पड़े। केवल मैं 10th का बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े से बड़े एग्ज़ाम की बातें कर रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी के एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, एक एक चीज़ों को पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड को अगर समझ गए तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के एक चीज़ है कि एक एक वर्ड को समझ नहीं पाते हैं लोग, इसीलिए एक्स्ट्रा किसी बुक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग भी चलाते हैं। कुछ किताबें हम लोग को चलानी पड़ती हैं एक्स्ट्रा। बहुत सारे बातें बच्चे समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे बातें ऐसे होते हैं जिनको समझाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त लगते हैं। तो इसी कारण से हम लोग थोड़ा अदर बुक्स हम भी चला लेते हैं, अन्यथा एनसीईआरटी बेस्ट है। तो एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन हम कल करवाने वाले हैं।
चलिए, तो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव, इनको हम लोग देखेंगे। तो इसको क्लीन कर लेते हैं फिलहाल। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के प्रभाव, हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के क्या क्या प्रभाव हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ अगर हम लोग फिर से जानने का प्रयास करेंगे तो ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, और अवकरण के बारे में हम लोग जानेंगे तो अवकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। इस प्रकार ऑक्सीकरण एवं अवकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखेंगे। सबसे पहले भोजन का पचना, सबसे पहला हम लोग देखेंगे भोजन का पचना। हमारे शरीर के अंदर भोजन जो पचता है इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण का बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के संयोग से, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन पच ही नहीं सकता है। भोजन के पचने के लिए या पूर्ण पाचन के लिए ऑक्सीजन का हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहते हैं गार्जियन लोग सब, अपने माता पिता लोग सब, कि सवेरे जग करके चलना चाहिए, थोड़ी सी रनिंग करनी चाहिए। सवेरे शुद्ध हवा होती है जो कि हमारे बॉडी में ग्रहण होती है, बॉडी पूर्णतः ऑक्सीकृत रहता है, जो बहुत ज़रूरी है। सवेरे जग करके कम से कम हमें 2 से 4 किलोमीटर निश्चिंत रूप से पर डे चलनी चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बाहर में जितनी भी शुद्ध हवाएं, और सवेरे के समय में बहुत सारे वातावरण में शुद्ध हवाएं होती है, पूर्णतः शुद्ध ऑक्सीजन होते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है जिस कारण को समझना पड़ेगा कि सवेरे जगने से क्या फ़ायदा है। शाम को टहलने से ज़्यादा फायदा नहीं है, टहलने से है फायदा लेकिन उतनी ज़्यादा फायदा नहीं है जितना सुबह से है। रीज़न क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। रीज़न यही है कि जैसे कि अभी शाम पड़ गया, शाम पड़ने के बाद रात में होगा क्या कि वातावरण पूर्णतः शांत हो जाएगी, न उतनी मात्रा में वाहन चलेगी, न उतना एयर पोल्यूशन होगा, सब कुछ धीरे धीरे शांत होगा, और जितने भी धूल कण या दिनचर्या के भाग दौड़ में सारी चीज़ें उड़ रही है वो सब जाकर के धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ जाएगी। ज़मीन पर बैठ गए, और आप लोगों को पता ही होंगे कि पेड़ पौधा जो है रात में प्रचुर मात्रा में, दिन में ऑक्सीजन कहा जाता है ग्रहण करते हैं, और रात में, दिन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं प्रचुर मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में जो है पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह की चीज़ें कहा जाते हैं। तो रात के समय में ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में, रात के समय में प्रचुर मात्रा में वातावरण में ऑक्सीजन रहती है, और ये ऑक्सीजन इतनी मात्रा में रहता है कि जब हम सवेरे निकल रहे हैं, तो सवेरे जब निकल रहे हैं तो हम थोड़ा सा टहल बुल रहे हैं, तो इसमें हमारे नोज के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रचुर मात्रा में पहुंचती है, जिससे कि, और जो हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं तो बॉडी जो रिसाइकल होते हैं या बॉडी में जो ब्लड इधर से उधर संचरण करते हैं, हार्ट बीट सब जो स्पीड से चलते हैं थोड़ा बहुत, तो उनमें जो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है तो हमें गुड फील होता है, स्वास्थ्य हमारे ठीक रहती है। भर दिन लगेगा कि आपको कि एनर्जेटिक है। अगर कोई नहीं टहले हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कंटिन्यू आप लोग 5-6 दिन टहल के देखिए, आपको लगेगा कि एकदम एनर्जी भरा पड़ा है, पूर्णतः ऑक्सीकृत है। तो ये बेस्ट चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग और सवेरे निकल करके टहलने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे भोजन, हमारे पेट के अंदर जो भी अम्ल स्रावित होकर के या एंजाइम स्रावित होकर के या रस स्रावित होकर के भोजन को पचाने का जो काम करती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया होती है और भोजन आसानी से पच पाता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण के अगर हमें प्रभाव पूछेगा तो हम पहला प्रभाव कह सकते हैं भोजन का पचना। दूसरा अगर देखेंगे संक्षारण। संक्षारण आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम बताना चाहेंगे, जैसे कि किसी धातु में जंग का लगना, किसी भी धातु में जंग का लगना। जंग का लगना या
तभी संभव है जब वे वस्तुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएंगे, आर्द्र की उपस्थिति में आएंगे। तो जंग लगने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति और आर्द्रता की उपस्थिति, अर्थात नमी की उपस्थिति। अगर ये दो चीज़ें मिल रही है तो लोहा जैसे पदार्थ है तो उसमें जंग लग जाएंगे। अगर चांदी जैसे पदार्थ है या तांबा जैसे पदार्थ है तो उनके ऊपर भी जंग लगते हैं। वो एक आप देखेंगे कि चांदी के ऊपर है तो कुछ ब्लैक ब्लैक परत बैठ जाती है, वो कुछ और नहीं, जंग ही है जो कि चांदी को खाने का कार्य करेगा। पर चांदी जो है बहुत ही मतलब उतना सक्रिय नहीं है, बहुत कम सक्रिय है, जिसके कारण बहुत लेट से उस पर अभिक्रिया होती है, लेकिन होता जरूर है। तो जब भी वो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएंगे तो उस पर संक्षारण आ जाएगी। संक्षारण का मतलब क्या है, हम इसे संक्षारण का अर्थ क्या है, तो किसी भी पदार्थ के ऊपर जंग लगना, तो संक्षारण ये है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीकरण अवकरण ये संक्षारण की प्रक्रिया में होती है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे है भोजन से दुर्गंध आना। आप लोग देखे होंगे कि अगर कभी दाल बनाए या भोजन में कुछ बनाए 12 घंटा तक अगर नहीं खाएं या वैसे बच गया तो उनसे ना धीरे धीरे दुर्गंध आने लगेंगे। अगर वहीं लंबे समय तक हो गए तो जितने उसमें बैक्टीरिया द्वारा उसे ऑक्सीकृत किया जाएगा या अपकृत किया जाएगा उतनी मात्रा में उससे दुर्गंध आने लगेगी। तो भोजन से दुर्गंध आना भी यह एक प्रकार से ऑक्सीकरण अपकरण की घटनाएं हैं या उनके प्रभाव हैं। आगे है दहन की क्रिया। बचपन में एक प्रयोग करते होंगे, जिस समय हम लोग डिबिया पे पढ़ते थे। डिबिया शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लालटेन भी हुआ करता था। पापा जी बाद में हमें खरीद के ला दिए थे लालटेन, लेकिन उससे पहले हम डिबिया पे पढ़ते थे। तो करते क्या थे कि जैसे कि गिलास हुआ करता था, पास में एक बड़ा सा गिलास है और डिबिया पे जैसे चल रही है, तो हम लोग करते क्या थे कि गिलास को उठा करके डिबिया के ऊपर में रख देते थे। जैसे ही डिबिया के ऊपर में रखते थे तो हम लोग सोचते थे वाह सब जगह अंधेरा हो गया, अब छोटे भाई को डराएंगे या किसी को डराएंगे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जैसे ही गिलास उठाते थे तो फिर वो बुझ चुकी होती थी, जलता ही नहीं था। पहले पता ही नहीं चलता था कि ऐसा हो क्यों रहा है, अब पता चल रहा है, उनका कनेक्शन ऑक्सीजन से टूट जाता था। जैसे ही दहन में जो लौ जल रही है वहां पर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो बंद हो जाएंगे, बूझ जाएंगे। तो ये घटनाएं घटित होता था। पहले एक चीज और होता था, लैंप। आप लोग नहीं जानते होंगे, अपने दादा लोग से पूछ सकते हैं। लैंप होते हैं, लालटेन भी होता था, दोनों की कहानी है। लालटेन तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अभी भी जानते होंगे। एक बिहार की बहुत बड़ी पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी। तो उनके जो चुनाव चिन्ह है वो है लालटेन, राजद के। तो लालटेन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लालटेन में होता क्या है कि ऊपर में छिद्र होते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो किसी मतलब ढक्कन पे रहते हैं जिससे कि उनको दबा पाना वो हीट हो जाती तो मुश्किल होता है। लेकिन लैंप जो होता था ना, लैंप में होता क्या था कि यहाँ पे लौ जल रही है तो इनके टेम्परेचर को बचाने के लिए यहाँ से एक गिलास लगता था, ऐसे करके गिलास, जो कि ऊपर से खाली हुआ रहता था। तो इधर से जो हवा आ रही है इससे ये रोक लेते थे, तो लौ इनके कंटिन्यू जलती रहती थी। तो कभी कभी हम लोग करते क्या थे कि इन पे बुक रख देते थे। मेरे यहाँ तो लैंप नहीं था, मेरे यहाँ लालटेन लाए गए थे बाद में, तो लालटेन पे पढ़ते थे। तो किसी किसी के यहाँ लैंप हुआ करता था, तो ऊपर से ना जैसे ही बुक रख दिए तो इन्हें ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिल रहा था और ये देखते थे, आँख के सामने देखते थे कि ये बुझ जाती थी। तो कुल मिलाकर के पहले तो हमें पता नहीं था कि ये होता क्यों है। जिस समय हम लोग 9th-10th में आए तब हम लोगों को पता चला, ओ ये तो दहन की क्रिया है, ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित नहीं हो सकता है। तो दहन की क्रिया जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही घटित हो सकता है और ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अपकरण का प्रभाव इन सब जगह पे आसानी से देखा जा सकता है, भोजन के पचना में, संचारण में, भोजन से दुर्गंध आने में और दहन की क्रिया में। आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपकरण के प्रभाव को लिखे। आप लोग 4 प्रभाव आसानी से लिख सकते हैं। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे दहन के बारे में। क्या है दहन भाई? दहन के बारे में जानेंगे कि दहन क्या है।
किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। अगर कहीं पर दहन की क्रिया हो रही है तो हमें दो चीज की प्राप्ति होगी, एक ऊष्मा की प्राप्ति होगा, दूसरा हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से दहन एक ऐसी पदार्थ है जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। तो यह जो जलने की क्रिया होती है इसी को हम लोग दहन कहते हैं। यह जलने की यही क्रिया दहन कहलाती है। दहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दहन वह प्रक्रिया है जिसमें या दहन पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। तो जलने की यह क्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि दहन के लिए कुछ चीज़ें जरूरी है। जैसे कि आपको हम कहेंगे कि कहीं पे आप दहन की क्रिया कीजिए, सिंपल भाषा में कहे तो आग लगा के दिखाइए। तो आग लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले जाएंगे लकड़ी की व्यवस्था करेंगे, लकड़ी की व्यवस्था कीजिएगा। उसके बाद आप माचिस की व्यवस्था कीजिएगा, माचिस को जलाइएगा और लकड़ी में लगाइएगा। क्या लग जाएगा? मेरा मानना है नहीं लगेगा। कोई बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम लकड़ी का व्यवस्था करने के साथ साथ पेट्रोल का भी व्यवस्था करेंगे। भाई पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, धीरे धीरे जानकारी के लिए बता दूं और शायद ये बढ़ती जाएगी। तो खैर कोई नहीं। वैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आकर के कुछ बता दिए, देश में इस तरह की समस्याएं सब हैं तो आप लोग इस तरह से चल सकते हैं। खैर कोई नहीं, तो हमारी टॉपिक वो नहीं है, हम उन पे नहीं जाएंगे। हमारी टॉपिक है कि अगर दहन की क्रिया है तो लकड़ी में माचिस से डायरेक्ट हम लोग आग नहीं लगा सकते। तो फिर लगाएंगे कैसे भाई? हमें लगाना है तो लगाएंगे कैसे? तो एक बच्चे बोले कि सर हम पेट्रोल लेके आएंगे तो लगाएंगे। तो पेट्रोल लेकर के आओगे, छिटोगे, लगाओगे, और जब पेट्रोल जल के उड़ गया लकड़ी वैसे बच जाएगी, फिर लकड़ी में आग नहीं लगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखेंगे, हाँ एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर लकड़ी में नहीं लगेगा, मैं सोंठी ले आता हूँ। सोंठी जानते हैं? जूट के अंदर का जो पार्ट होता है पटसन का, सोंठी, सोंठी लेके आ जाते हैं। सोंठी में अगर हम माचिस से आग लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। और सोंठी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसमें लगाए हुए रख करके अगर लकड़ी के नीचे में लगा देंगे तो लकड़ी में भी आग पकड़ लेगी। तो कहीं पर भी हमें दहन की क्रिया करने के लिए मुख्य रूप से देख रहा हूँ तो हमें दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक हमें लकड़ी या पदार्थ चाहिए, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो उसे जलाने वाले कोई पदार्थ चाहिए, जलाने वाले कोई पदार्थ चाहिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं जलाने वाले पदार्थ को न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप, और एक जलाने वाला पदार्थ चाहिए। न्यूनतम ताप चाहिए जिस पर कि वो जलना प्रारंभ करेंगे। तीसरा हम लोगों को चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एक लड़का कहेगा कि सर जलाने के लिए ना मैं डिबिया ले आऊँगा, घर से ले आया, माचिस लगाए, लग गया, जल गया। दूसरा लड़का कहेगा भाई मैं तुम्हें ऑक्सीजन ही नहीं दूंगा उस पर पूर्ति होने के लिए, लैंप लेके आऊँगा, दूंगा व्हाइट रंग का और ऊपर से कवर कर दूंगा, तो भी तुम्हारी डिबिया जल जाएगी? तो नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो दहन की घटना अगर घटित करनी है तो हमें तीन पदार्थ चाहिए। एक पदार्थ चाहिए जो जलेगा, दहनशील पदार्थ कहते हैं उनको, वो चाहिए। दूसरा हम लोगों को चाहिए जलाने के लिए न्यूनतम मात्रा में जो ताप चाहिए वो ताप चाहिए। तीसरा अगर हम लोगों को चाहिए तो वो हमें ऑक्सीजन चाहिए। दहन के लिए आवश्यक शर्तें को पहले हम लोग देख लेंगे। दहन के लिए हम लोगों को तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक दहनशील पदार्थों की उपस्थिति चाहिए, जैसे कि कोई लकड़ी लेके आ गए हैं, कोई सोंठी लेके आ गए, कोई डिबिया लेके आ गए। तो इस प्रकार के जो पदार्थ है उनको हम लोग दहनशील पदार्थ कहेंगे, इनकी उपस्थिति होना जरूरी है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दहन की पोषक पदार्थों की उपस्थिति होनी चाहिए। क्या है भाई ये दहन के पोषक पदार्थ? जो अभी हम घटना बता रहे थे कि एक माचिस से हम लोग बेंच डेस्क में या किसी भी मोटे लकड़ी में आग नहीं लगा सकते हैं, तो उन पर आग लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक बच्चे ने पेट्रोल लेकर आ गया, तब उन पे छीट के तब लगाए थे। तो ये जो हम लाए थे ये है दहन की पोषक पदार्थ। तीसरा है ज्वलन ताप की उपस्थिति।
और इस पर जितने पे वो जलना प्रारंभ करेंगे, कोई बच्चे बोले कि हम सोंठी दे करके बहुत देर तक पकड़े रहेंगे, तब तो उस लकड़ी में आग लग जाएगी, निश्चित रूप से लग जाएगी। लेकिन लगने के लिए उनका लकड़ी का जो न्यूनतम ताप है वो तो चाहिए था हमें, उसमें वो पूरे गर्म होकर के उस अवस्था में आया तभी आग लगा। तो ये हो गया ज्वलन ताप की उपस्थिति। अगर उन्हें न्यूनतम ताप जितनी चाहिए अगर वो नहीं होंगे तो फिर आप आग नहीं लगा पाएंगे। तो दहन की क्रिया करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए हमें दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, दूसरा चाहिए दहन की पोषक पदार्थों की उपस्थिति, तीसरा चाहिए ज्वलन ताप की उपस्थिति। एक एक करके जानेंगे हम लोग ज्वलनशील पदार्थ क्या है या दहनशील पदार्थ क्या है। देख सकते हैं दहनशील पदार्थ, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। दहन में जो पदार्थ जलता है वह दहनशील पदार्थ कहलाती है। दहन की क्रिया अगर घट रही है तो उसमें जो पदार्थ जल रहा है उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहेंगे, जैसे कि लकड़ी, सोंठी, डिबिया, इत्यादि चीज़ें जो जल रहा है उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहेंगे। अगला होता है अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ नहीं जलता है वह अदहनशील पदार्थ कहलाती है। जैसे का अगर हम लोग बात करें ईंट, ईंट भाई अदहनशील पदार्थ हो जाएंगे। पत्थर, पत्थर भी आपको अदहनशील पदार्थ हो जाएंगे आदि। इस तरह की चीजें नहीं जल रही है तो जो पदार्थ नहीं जल रहा उन्हें हम लोग अदहनशील पदार्थ कहेंगे, और जो पदार्थ जल रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग उसे दहनशील पदार्थ कहेंगे। एक चीज और देख लेते हैं, अगर दहन की घटना घटित हुआ है, दहन की घटना घटित हुआ है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं, तो इनके साथ में और चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर दहन हुआ है तो हमें हीट अर्थात उष्मा की प्राप्ति होगा ही होगा, और दूसरा हमें लाइट प्रकाश की प्राप्ति होगी ही होगी। इस प्रकार की हमें 2 घटना देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दहन होने के लिए ऑक्सीजन जरूरत ना पड़े, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की क्रिया हो सकती है? ऐसा संभव नहीं है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन हो सकती है, लेकिन कुछ धातुएं या कुछ ऐसे सबस्टांस है, पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया को संपन्न कर पाता है या संपन्न हो जाती है। जैसे देखेंगे मैग्नीशियम के फीता का जलना। मैग्नीशियम के फीता को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, हम जानते हैं कि इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, ठीक है, ठीक है, ये कट गया था उसी में, कोई बातें नहीं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है, हम जानते हैं कि दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है, लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं। मतलब दहन होने के लिए ऑक्सीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के दहन हो ही नहीं सकती है, लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाती है। जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर, ऑक्सीजन नहीं भाई, नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, जैसे कि 3Mg + N2 डेट गिव्स Mg3N2 + हीट प्लस लाइट। तो आपसे पूछ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है ये भाई, ये आपको बड़े बड़े एग्जामों में पूछ सकता है या कहीं पे डिस्कस होगी तो वो बोल सकते हैं कि जानते हो दहन की प्रक्रिया होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। भाई नहीं, कुछ ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि हीट भी आपको प्राप्त होंगे, लाइट भी प्राप्त होंगे, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, अनिवार्य है। जैसे कि मैग्नीशियम के फीता का जलना। तो भाई मैग्नीशियम का फीता जल रहा है तो ऑक्सीजन में ही जलता होगा, जलने की बात आई नहीं भाई, ऑक्सीजन नहीं, वहां नाइट्रोजन है और वो नाइट्रोजन में जल रही है। तो कुछ ऐसी अभिक्रिया हैं जो ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन की उपस्थिति में घटित होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग देख सकते हैं, या ये भी एक तरह से दहन है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश की उपस्थिति होती है। एक देख सकते हैं ज्वलन ताप। ये जो टॉपिक है ये है ज्वलन ताप का, ऊपर में थोड़ा सा कट गया है। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप समझेंगे किसको कहेंगे। जैसे कि हम बोले थे दहन की क्रिया के लिए टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए,
तो वह मिनिमम टेम्परेचर या न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। मान चलिए माचिस का तीली लिए, उससे हम चाहेंगे कि एक मोटा सा लकड़ी में आग लगा दे, कभी संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें जलने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत है, तभी वो जलेंगे, अन्यथा वो नहीं जल सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको जलने के लिए बहुत ही कम, एकमात्र चिंगारी की ज़रूरत है। जैसे कि गैस का जलना, थोड़ा सा मारे वहाँ पे थी, चिंगारी आया, उससे आग लग जाती है। तो उनके लिए ज्वलन ताप बहुत ही कम है। लकड़ी के लिए ज्वलन ताप बहुत ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा है। तो ज्वलन ताप जो होती है वो मिनिमम टेम्परेचर अर्थात न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। तो वही चीज़ें देख सकते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। और सभी पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग हो सकती है। पेट्रोल का कम है, उसके बाद गैस का उससे भी ज़्यादा कम है, लकड़ी का आग है तो उससे ज़्यादा है। आग लगाना चाहे तो पत्थर में भी लग सकता है, पहाड़ में भी लग सकता है, लेकिन उनके ज्वलन ताप पर आना पड़ेगा। है कि ब्यूटेन जो है मुख्य अवयव है किनके? एलपीजी के, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के। इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका ये पहला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, ये आज थ्योरी बेसिस पे ख़त्म हुआ। और अगले क्लास में कल के लिए जैसे कि हम लोग वीडियो के शुरुआती दौर में ही बता चुके हैं कि 1 शॉट वीडियो आ जाएगी। 1 शॉट वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी का पूरे सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी के बाद मिलेगा प्रीवियस ईयर्स अर्थात पिछले साल का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 2 फॉर्मेट में मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। कुछ चीज़ें इसमें छूट चुकी होगी, हो सकता है हमसे नहीं कवर कर पाए होंगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। और बाकी चीज़ें जो भी चीज़ें चैप्टर में है आप लोग उन्हें पढ़ करके अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्लास कैसा लगा या पहला चैप्टर का कैसा लगा, इन सब के बारे में आप लोग रिव्यू दे सकते हैं और हमें भी अच्छा लगेगा सुन करके। अगर आप लोग कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ जिसमें कि 1 शॉट पूरे एक्सरसाइज रहेगा। थैंक यू।